हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं। हमने जो पहला इंट्रोडक्शन वीडियो दिया है उसमें हमने चैप्टर बताया है कि कौन कौन से पढ़ने हैं जो हमारे 2022 और 23 और 24 के सिलेबस में है, और कौन कौन से टॉपिक पहले चैप्टर में हमने बता रखा है, और ये भी बता रखा है कि पदार्थ क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर की शुरुआत कैसे होंगे, मतलब कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इसमें पहला हमारा है, हम फिर से पदार्थ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे क्या चीज? पदार्थ से। और पदार्थ हमने बोल रखा था कि जो भी हमारे पदार्थ होंगे उसमें दो ही चीजें खोजी जाएंगी या देखी जाएंगी, या अगर वो चीजें पाए जाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं या पदार्थ बोलते हैं। जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन घेरने की क्षमता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। इसी पदार्थ के परिवर्तन हम लोग देखेंगे, चाहे वो भौतिकी परिवर्तन हो या चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, चाहे भौतिकी वर्गीकरण हो या चाहे रासायनिक वर्गीकरण हो, या चाहे रासायनिक अभिक्रिया हो या चाहे रासायनिक समीकरण होंगे, चाहे रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो हम उनकी पहचान कैसे करेंगे। फिलहाल पहले हम लोग इस पदार्थ की परिवर्तन देखा जाए। सबसे पहले हम परिवर्तन की बात करेंगे। तो दो तरीके के परिवर्तन होंगे। एक मेरा पदार्थ का भौतिक परिवर्तन होगा और दूसरा हमारा होगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक, एक हमारा होगा भौतिक परिवर्तन और दूसरा हम क्या लिखेंगे? रासायनिक परिवर्तन। चलिए, और ये भी लिख देते हैं क्या चीज? परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन सीधा मतलब समझिए कि अगर किसी पदार्थ को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर हम लेकर के जा रहे हैं और उसके संगठन और उसके गुण धर्म नहीं बदल रहे हैं, मतलब उसके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। मतलब जैसे हम H2O जल ले रहे हैं और जल को अगर हम ठंडा कर दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? बर्फ बन जा रहा है। और चाहे अगर हम इसको गर्म कर दे रहे हैं तो ये वाष्प बन जा रहा है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि अगर हम बर्फ को चाहेंगे तो फिर हम जल में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वाष्प को चाहेंगे तो जल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, H2O जल का भी होता है और H2O बर्फ का भी होता है और वाष्प का भी क्या होता है? H2O होता है। इसके रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल इनकी किस में परिवर्तन आएंगे? अवस्थाओं में परिवर्तन आएगा। इसलिए हम लोग किसके नाम से जानेंगे? भौतिक परिवर्तन। दूसरा, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ को अगर हम उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में, मतलब उसका अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं, उसका एक से दूसरे में अगर हम जा रहे हैं तो उसके गुण धर्म बदल जा रहे हैं, रासायनिक गुण धर्म बदल जा रहे हैं, उसके सूत्र बदल जा रहे हैं, तो ऐसे हम परिवर्तन को किसके नाम से जानेंगे? रासायनिक परिवर्तन से। जैसे कागज का जल जाना, लोहे पे जंग लग जाना, चाहे दूध से दही का बन जाना, चाहे किसी पेड़ का बढ़ जाना, चाहे भोजन का पच जाना, ये सभी हमारे क्या होंगे? रासायनिक परिवर्तन के नाम से जाने जाएंगे। लोहे पे भी जंग लगना हमारा क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन के नाम से जाना जाएगा। लोहे पर क्या चीज? जंग लगना। जो है लोहे पे जंग लगना, और चाहे क्या चीज? दूध का, दूध से दही बनना। ये सब परिवर्तन हमको किसके अंतर्गत आएंगे? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। क्योंकि हम जब दूध से दही बना लेंगे तो पुनः हम दूध बना नहीं सकते। अगर किसी लोहे पे जंग लग जाएगा तो पहले जैसे लोहे को हम प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे अगर भोजन पच जाए तो हम वापस भोजन बना नहीं सकते। इसलिए हम ऐसे परिवर्तन को किसके नाम से जानेंगे? रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानेंगे। ठीक, साथ ही साथ अब देखिए कोई रासायनिक अभिक्रियाएं देखना है। मतलब क्या चीज?
रासायनिक अभिक्रियाएं, क्योंकि चैप्टर ही हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग ये क्या देखें, रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण धर्म पहले वाले पदार्थों से एकदम भिन्न होता है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए हम क्या लिखेंगे, Mg प्लस O2, ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम है, और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक, इसमें हम जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो ये मेरा क्या बनेगा, MgO बनेगा, जो इस MgO का गुण जिससे वो बन करके आया है उससे एकदम क्या होगा, भिन्न होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। अगर मान लीजिए कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही होंगी तो हम उनकी पहचान कैसे करेंगे, मतलब समझ में हमको कैसे आएगा कि कोई रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम उसकी पुष्टि कर सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए क्या होना चाहिए, अगर रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो कुछ अगर परिवर्तन हो रहा है, ऐसा एक्टिविटीज दिख रहा है, तो हम मान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो रही है, और नहीं तो नहीं हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रियाएं, ये मेरा हो गया कौन सा, रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर आपस में किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसके गुण पुराने वाले एलिमेंटों से या जिससे वो मिल के बना है उससे एकदम भिन्न होता है। तो ऐसे को हम लोग किसके नाम जानेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर कहीं रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के क्या लिखना है, पहचान। ठीक देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो ढेर सारे परिवर्तन होंगे, जिसमें से कुछ हमको अगर दिख जाए तो हम मान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हो रही है, संपन्न हो रही है, अन्यथा नहीं हो रही है। तो पहला हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए गैस अगर कहीं से निकल रहा है, गैस का निकलना, अगर कहीं से गैस निकल रहा है तो हम मान लेंगे कोई रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो रही है। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है, अगर कहीं रंग में परिवर्तन आ रहा है, रंग में परिवर्तन आ रहा है, तो भी हम मान लेंगे कोई रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ताप में अगर परिवर्तन आ रहा है, ताप में परिवर्तन आ रहा है, तो हम मान लेंगे कोई अभिक्रिया क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। और नहीं तो कहीं पे अगर अवक्षेप बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है, तो हम मान लें कि रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो रही है। ऐसा अगर हो रहा है तो हम मान लेंगे कि क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। जैसे देखिए गैस का निकलना, अगर हमने HCl लिया, चाहे H2SO4 लिया, और अगर हमने इसमें एक लोहे का टुकड़ा डाला, जैसे हम लोहे के टुकड़े डालेंगे, ये लोहे का टुकड़ा क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि Fi जो होते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं और H2 क्या होते हैं, कम सक्रिय होते हैं। इसकी भी हम जांच करेंगे, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से एलिमेंट अधिक सक्रिय होते हैं और कौन से एलिमेंट कम सक्रिय होते हैं। इस आधार पर हम बताएंगे कि कौन सक्रिय है, कौन क्या है, कम सक्रिय और कौन ज्यादा सक्रिय है। इसके लिए हमको सक्रियता श्रेणी पढ़ने पड़ेंगे। फिलहाल अगर हम इसको डालेंगे तो ये मुझे टूट करके क्या देगा, H2 और देगा SO और डबल माइनस। ये Fi जब H को हटाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Fi+2 और SO4 डबल माइनस। ये दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके क्या बन जाएंगे, FiSO4 अब प्लस क्या निकल जाएगा, H2 गैस निकल जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर गैस निकल रहा है
तो मान लें कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही है, संपन्न हो रहा है। ऐसा अगर होता है तब। दूसरा बात, मान लीजिए हमने क्या किया, H2SO4 लिया और एक पात्र में रखे हैं। H2SO4 हमने क्या किया है, एक पात्र में रखा है और हमने इसमें जिंक का टुकड़ा डालना शुरू किया। जैसे ही जिंक के टुकड़े डालेंगे, पहले तो इस पात्र की ताप सामान्य होगा, सामान्य होगा। जैसे ही हम इस जिंक के टुकड़े इसमें डालेंगे, इसमें से हाइड्रोजन निकलना शुरू हो जाएगा और जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा, निकलने के साथ साथ इसमें गर्म हो जाएंगे। ये जो इसके पात्र होंगे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, गर्म होने लगेंगे और गर्म होने लगेगा तो पहले की तुलना में इसके ताप में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे, वृद्धि होगी। तो ऐसे परिवर्तन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ताप में परिवर्तन। अगर पात्र गर्म लगने लगा तो सामान्य ताप पे अगर हम ये रहेंगे या कोई भी H2SO4 किसी पात्र में अगर रख रहे हैं तो उसको स्पर्श करेंगे तो सामान्य ताप ही लगेंगे, नॉर्मल ही लगेगा। लेकिन जब हम जिंक के टुकड़े डाल देंगे तो इसमें से धुआं धुआं टाइप का उठेगा जो H2 का होगा और ये पात्र धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। तो पहले जो सामान्य ताप पे थे उससे कुछ ताप बढ़ जाएंगे। तो ताप में अगर परिवर्तन आ रहा है तो हम मान लेंगे क्या हो रही है, कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ऐसा होगा तो भी माना जा सकता है। दूसरी बात, अगर मान लो मैं कॉपर का CuSO4 का विलयन लिया और इसमें मैं क्या डाला, Fi का टुकड़ा डाला। ये जो CuSO4 का विलयन होगा वो हमारा कैसा होगा, नीला कलर का होगा। ठीक, ये कैसा होगा, नीले कलर का होगा। जैसे ही हम Fi इसमें डालेंगे, इस Fi की सक्रियता कॉपर से क्या होंगे, अधिक होंगे और कॉपर से अधिक होंगे तो CuSO4 में Fi डालने के पश्चात ये Fi को क्या कर देगा, बाहर निकालना शुरू करेगा। तो बाहर निकालना शुरू करेगा तो क्या हो जाएगा, FiSO4 प्लस क्या मिल जाएंगे, C। इसका कलर होता है नीला और नीला कलर कॉपर की वजह से होता है। जैसे ही कॉपर निकल जाएंगे और कॉपर के जगह पे Fi आ जाएगा, ये विलयन हमको दिखने लगेगा हरा। तो कलर में परिवर्तन आ रहा है तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो रही है। ऐसा अगर मुझे दिख रहा है तो हम मान लेंगे कि कोई अभिक्रिया संपन्न है। अवक्षेपण में अवक्षेपण बताएंगे। अवक्षेपण का मतलब होता है किसी विलयन में कोई ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाना ही अवक्षेपण कहलाता है। अवक्षेपण और ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप कहलाएगा जो नीचे बैठेगा और ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, इस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रिया की जांच कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो मेरा होगा टॉपिक अगला, पहचान हो गया। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण। देखिए, हम कहेंगे कि दिए गए शब्द समीकरण को प्रतीक के माध्यम से अगर हम संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। मतलब दिए गए शब्द समीकरण को, दिए गए शब्द समीकरण को प्रतीक के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से संक्षिप्त रूप लिखना, संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब बहुत बड़े शब्दों में अगर कोई लिखा गया है रासायनिक अभिक्रियाएं, हम उनको किसी प्रतीक के माध्यम से, किसी प्रदर्शन के माध्यम से अगर हम छोटे रूप में लिखते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर
अमोनिया प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें कहीं पे दिख रहा है इतना बड़ा को हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत छोटे में प्रदर्शित कर लेंगे, और इतने छोटे में प्रदर्शित करेंगे किसी प्रतीक के माध्यम से, तो उसी को किसके नाम से जाना जाएगा, रासायनिक समीकरण। देखिए क्या बोला है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को कैसे लिखेंगे, एन, एन नहीं लिखेंगे, N2 लिखेंगे। अब प्लस हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे, और दोनों को जब आपस में अभिक्रिया कराई जाएंगी तो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। तो इस दिए गए शब्द को हमने क्या लिखा है, इनके प्रतीकों के माध्यम से छोटे रूप में लिखने की कोशिश किया, और छोटे रूप में लिखने की कोशिश जो मैं किया हूं उसी को किसके नाम से जाना जाएगा, रासायनिक समीकरण के नाम से। हाँ, दिए गए समीकरण को मुझे इस अभिक्रिया के इधर और उधर बराबर करना पड़ेगा। हाँ, कहीं पे अगर लाइन लिखा अभिक्रिया के चिन्ह बोल रहा है तो हम अभिक्रिया के चिन्ह को इससे दिखाएंगे, और इसके जो पहले होगा वो बोला जाएगा मेरा अभिकारक, और अगर हम इधर लिख रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। मतलब जो जो मिलाया जाएगा वो अभिकारक होगा, और अभिक्रिया बोला तो अभिक्रिया के चिन्ह को ऐसे दिखाएंगे, ये हमारा क्या है, अभिक्रिया की चिन्ह। इस वाले को क्या बोलेंगे, अभिक्रिया के चिन्ह। अगर अभिक्रिया कराने के बाद ये चीज प्राप्त होते हैं तो वो हमारा क्या होगा, उत्पाद होगा। अब देखिए इस अभिक्रिया के इधर और उधर भी बराबर होना चाहिए एलिमेंट, तो इसको बराबर करेंगे तब हमारा क्या होगा, इक्वेशन एकदम एग्जैक्ट बोला जाएगा, नहीं तो दिए गए समीकरण अभी अधूरा ही माना जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, N2 अब प्लस H2, और अभिक्रिया के चिन्ह क्या चीज, NH3। इधर देखिए 3 हाइड्रोजन, इधर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, और इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है। तो हम अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 नाइट्रोजन इधर हो जाएगा, और 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन उधर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण बोला जा सकता है। अब हम दिए गए जो शब्द समीकरण होंगे, रासायनिक समीकरण उसको बोला जाएगा जब छोटे में प्रदर्शित करेंगे, लेकिन दिए गए जो एलिमेंट होंगे या पदार्थ होंगे या परमाणु होंगे, उन दो दो को मिला के, चार को मिला करके हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे कैसे, या उसी को बोलते हैं यौगिकों का सूत्र लिखना। तो जब तक हमें यौगिकों का सूत्र लिखने नहीं आएगा तब तक हम रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार नहीं पढ़ पाएंगे, या किसी दिए गए शब्द समीकरण से अगर हमको संतुलित करने के लिए बोलेगा तो भी हम नहीं कर पाएंगे, या कोई अभिक्रिया कराई जाएगी तो मुझे उसको जोड़ने घटाने मतलब लिखने का तरीका मुझे पता होना चाहिए, सीधा सीधा समझिए। तो अगला वाला मेरा टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक मेरा होगा रासायनिक समीकरण लिखना। देखिए हमें रासायनिक समीकरण लिखने के लिए चाहिए मुझे क्या, परमाणु चाहिए, ठीक, और इस परमाणु का परमाणु क्रमांक चाहिए, परमाणु क्रमांक चाहिए, और साथ ही साथ मुझे संयोजकता की जरूरत पड़ेगी। मतलब रासायनिक समीकरण अगर मुझे लिखना है तो मुझे दिए गए परमाणु का पहले क्या लिखना पड़ेगा, प्रतीक लिखने आना चाहिए, प्रतीक, उसके बाद क्या चीज, परमाणु क्रमांक, और उसके बाद संयोजकता। और संयोजकता तभी लिखे जा सकते हैं जब हम इसका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब हमें रासायनिक समीकरण लिखने के लिए मुझे एटम प्राप्त होना मालूम होना चाहिए, मतलब उसका प्रतीक मुझे पता होना चाहिए, और उस प्रतीक का परमाणु क्रमांक मुझे पता होना चाहिए, और उस परमाणु क्रमांक से मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आना चाहिए, और उसके बाद मुझे संयोजकता लिखने आना चाहिए। तब जाकर के हम समीकरण लिखना सीखेंगे, या रासायनिक समीकरण लिखना सीख लेंगे, अन्यथा मुझे लिखने नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम परमाणु की बात कर ले, और मुझे परमाणु की बात और परमाणु पर लिखेंगे, और इसके साथ साथ मुझे परमाणु क्रमांक भी लिखना पड़ेगा, और उसकी संयोजकता भी मुझे लिखने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब संयोजकता लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूं परमाणु,
एक तरफ मैं लिख रहा हूं परमाणु और एक तरफ मैं लिख रहा हूं परमाणु क्रमांक और एक तरफ मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक तरफ मैं लिख रहा हूं संयोजकता। संयोजकता, ठीक। चलिए पहले परमाणु तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसे लिखेंगे? H से। उसके बाद आएगा हीलियम, उसके बाद आएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर आएगा आपका फ्लोरीन, नियान, उसके बाद आपका आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। मुझे 30 BC तक याद रखने हैं। अब देखिए इसका परमाणु क्रमांक 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये परमाणु हो गया और ये परमाणु क्रमांक हो गया। अगर हाइड्रोजन बोलेगा तो H लिखेंगे। परमाणु की मैं बात कर रहा हूं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। और इसका ये एटॉमिक नंबर है, मतलब परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक उसे कहा जाता है जो किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उन प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम भी मैं लिख रहा हूं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का मैं तरीका ही बता रहा हूं। पहले देखिए इतने में नियम लिख दूं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब सीधा होता है कि जो परमाणु होते हैं, जो परमाणुएं होती हैं, उनके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होगा, उन इलेक्ट्रॉन के वितरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये सबसे पहले किसने दिया था? बोर ने दिया था, बोरबरी ने। और क्या बोला था कि किसी परमाणु के बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो किस परमाणु में, परमाणु के कक्षक में कितने होंगे, उसके लिए उन्होंने 2n² दिया था। जहां n इक्वल टू हम 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट भर सकते हैं, मतलब कक्षकों की संख्या। अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि पहले में कितना अधिकतम रखा जाना चाहिए। तो अगर हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। और 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। और तीसरे में अगर मुझे रखना होगा 3 रखेंगे तो 3 3 के 9 दूनी के 18। और अगर चौथे में मुझे रखना होगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना? 32। मतलब इतनी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की हमारी है, बट इतना हम रख नहीं सकते। तो बोरबरी ने क्या दिया था? रूल दिया था कि हमें एटमों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाने चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला? पहले वाले में आपको, पहले वाले कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरिए। मतलब हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा फिर अगले वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन रखना प्रारंभ कर देंगे और रखेंगे कितना? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे, अब जैसे ही दूसरा कक्षक 8 भर जाएगा फिर अगला कक्षक भरना प्रारंभ होगा और हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे? 8। और जैसे ही 8 भरेगा चौथा कक्षक भरना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें भरेंगे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अब मेरे पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मुझे आने पड़ेंगे कहाँ पे? तीसरे वाले में। और तब तक मैं भरता रहूंगा जब तक इसमें 18 न हो जाए। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने हाइड्रोजन का बोला तो पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में, तो दूसरे में अधिकतम कितना? 2 हो गया। तीसरे में आइए, तीसरे में कह रहे हैं, अब दूसरे वाले में हो गया पहले में 2, दूसरे में 1। कहां तक पहुंचना है? 8 तक पहुंचना है मुझे। अब 2 का फिर 2 हो जाएगा। 5 का कितना रखेंगे? 2 और 3, तब तक भरेंगे रहेंगे जब तक कि 8 ना हो जाए। फिर 2 और 4, फिर 2 और कितने? 5, 2 और कितने? 6, 2 और 7, 2 और 8। ये हो गया मेरा 10 का। अब 11 का लिखेंगे तो दूसरे वाले में 8 भर गया तो अगला स्टार्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे 2, 8 और कितने? 1। फिर
अब लिखेंगे 2, 8 और 2, तब तक भरते रहेंगे जब तक कि कितना ना हो जाए, 8 ना हो जाए। फिर लिखेंगे 2, 8 और 3, देखिए 13 का, और 14 का हो जाएगा 2, 8 और 2, 2, 8 और 4 हो जाएगा आपका। 15 का हो जाएगा 2, 8 और कितने 5, और 16 का 2, 8 और 6, 2, 8 और कितने 7। चलिए फिर भरेंगे कितना, 2, 8 और 8, ये हो गया आपका आर्गन का। अब भर गया तीसरा। अब स्टार्ट होगा कौन सा, चौथा लिखेंगे, तो लिखेंगे 2, 8, 8 एंड 1, फिर लिखेंगे 2, 8, 8 और ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हमको क्या चाहिए कि कोई भी एटम स्टेबल हो, और स्टेबल होने के लिए मेरे पास नियम क्या है, अष्टक 2, 8, 8 एंड 2, 8 और 8। ये मेरा क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ऐसे कंडीशन पे ला करके मुझे रखना होगा। और ऐसा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा वही किसके नाम से जाना जाएगा, संयोजकता के नाम से जाना जाएगा। तो हम यहाँ पे कितने लेकर के इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, एक की, यहाँ पे एक भी नहीं तो पहले वाले का एक, और हीलियम का कितना हो जाएगा 0, लिथियम में 1, बेरिलियम में 2, क्योंकि देखिए 2 अगर निकाल देगा तो वो यहाँ पहुंच जाएगा, और अगर 3 निकाला तो फिर कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। और अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन निकाला चाहे 4 लिया तो वो पहुंचेगा कहाँ, अगर 4 निकाला तो यहाँ, और 4 लिया तो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। तो बन जाएंगे कहाँ पे 4। फिर अब देखिए इसमें कितने की जरूरत पड़ेगी, ये तो 5 निकाल सकता नहीं है लेकिन 3 ले सकता है, क्योंकि 3 अगर लिया तो आसानी से 2, 8 की संरचना प्राप्त कर लेगा, लेकिन 5 निकालना इसके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा, इसलिए वो 3 लेगा। फिर ये कितना लेगा, 2 लेगा, ये कितना लेगा, 1 लेगा, इसकी 0। अब ऐसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 एंड 0 ये होंगे। फिर मेरा क्या हो जाएगा, 1 होगा। और ये हमारा क्या है, इन एटमों की संयोजकता है, क्योंकि हम जब भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी। और संयोजकता क्या होता है, किसी एलिमेंट की बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हीं की संयोजकता को संयोजकता बोलते हैं। हाँ, तब जब 4 से वो कम रहेगा, 4 तक होगा तो वही संख्या लिख लेंगे, लेकिन 4 से जब ज्यादा होने लगेगा तो हम उसको क्या करेंगे, 8 में से घटा करके लिखेंगे। फिलहाल ऐसा संरचना प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन की लेन देन जो करेगा उन्हीं लेन देन वाले इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजकता। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि किसी स्पीशीज पर जितने आयन उपस्थित होंगे उन आयनों की संख्या को भी हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजकता बोलेंगे। तो हम पहले क्या पढ़ ले, थोड़ा सा आयन पढ़ ले और ये जानने की कोशिश कर ले कि किस पे कितने धन होते हैं और कितने ऋण होते हैं। ठीक, चलिए फिलहाल आइए अब इसके बाद आयन हम लोग पढ़ ले, फिर रासायनिक समीकरण लिखेंगे। बिना रासायनिक समीकरण लिखे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट मेरा होगा आइए आयन। आयन का मतलब होता है क्या चीज, आवेश। किसी स्पीशीज पर उपस्थित आवेशों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आयन। और आयन तब क्रिएट होते हैं जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन या तो निकाले जाएंगे और नहीं तो एटम में इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा ही हम आयन उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज अगर हो रहा है तभी आयन की बात करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लें। जैसे देखिए अगर कार्बन है, कार्बन के परमाणु क्रमांक कितने, 6। अगर एटम की हम बात करें तो एटम का आकार कैसा होता है, गोला। और इतना भी पता है कि एटम में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना बोला जाता है कि परमाणु उदासीन और परमाणु विद्युत उदासीन गोला होता है, और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। उदासीन होने का मतलब ये है कि जो इतने परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होनी चाहिए। तो इस कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या मेरी 6 भी होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होगी। इस पे आवेश उत्पन्न करने की कोशिश किया जाए, किसी ने आया और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो अब बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेरे पास कितने होंगे, 5, और प्रोटॉनों की संख्या कितने होंगे, 6 होंगे। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है
और प्रोटॉन पे क्या होते हैं, पॉजिटिव। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा। इसका मतलब कि हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तभी जाकर के एक प्लस आया है, मतलब प्रोटॉन मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अगर किसी ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इस कार्बन को, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिया तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, +6। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, पहले 6 था और एक ले लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, -7। अब बताइए अगर हम दोनों को जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है और प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, -1। मतलब ये कि अगर किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो उस पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। और अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो उस पर क्या आएंगे, धनावेश आएंगे। ये बात समझ में आ गई कि किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो प्लस आएगा, जितना निकाला जाएगा उतने ही प्लस। और किसी एटम में इलेक्ट्रॉन अगर दिया जाएगा तो जितना इलेक्ट्रॉन उस एटम को दिए जाएंगे उस पर उतने ही हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के द्वारा हम लोग आयन को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के आयन। आयन कितने प्रकार के हो जाएंगे आपके, कितने प्रकार के, एक होगा हमारा धनायन, धनायन, और दूसरा मेरा हो जाएगा दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं ऋण आयन, ऋण आयन। चलिए हम कुछ धनायनों की बात करते हैं और उसके नाम भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे नाम जानना जरूरी है, बिना नाम के हम लोग यौगिक कैसे लिख पाएंगे। धनायन का मतलब धनावेश आता होगा और ऋणायन का मतलब क्या आता होगा, ऋणावेश आता होगा। जैसे देखिए लिथियम, लिथियम पे एक प्लस आएगा कैसे, देखिए लिथियम का 3 होगा, 2 और एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पे आ गया एक प्लस। क्या अभी मैं बोला कि जितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे उतने ही प्लस आएंगे और जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे उतने क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देखिए लिथियम पे क्या आएगा, एक प्लस आएगा। फिर बेरिलियम पे कितने आएंगे, डबल प्लस आएंगे। फिर बोरान पे ट्रिपल प्लस, एल्यूमिनियम पे ट्रिपल प्लस, सोडियम पे सिंगल प्लस, मैग्नीशियम पे डबल प्लस। उसी तरीके से आपका आ जाएगा कैल्शियम पे, पोटेशियम पे +1 और कैल्शियम पे क्या आएंगे, डबल प्लस। और साथ में आपका आ जाएगा एजी पे +1 और कॉपर पे डबल प्लस और जिंक पे क्या आएंगे, डबल प्लस। और एफआई पे क्या आएगा, डबल प्लस। साथ में हो सकता है कि एफआई पे कभी 3 भी आता होगा। उसी तरीके से निकिल पे +2, कोबाल्ट पे +2 या कोबाल्ट +3, वो तो अलग अलग यौगिक पे दिया रहेगा तो उस हिसाब से मुझे समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतने की देखिए। अब नाम की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी देखिए, हम इनका नाम पुकारना चाह रहे हैं NaCl, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम, और इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड। इसको हमने बोला सोडियम और इनको हमने क्या बोला, क्लोराइड। और इसको थोड़ा तोड़ा जाए तो ये मुझे देगा Na+Cl-। इसको हमने क्या बोला, सोडियम, और इसको हमने क्या बोला, क्लोराइड। लेकिन अगर हम यहाँ पे Na लिखते हैं और यहाँ पे Cl लिखते हैं तो इसको तो हम बोलेंगे सोडियम, इसको हम बोलेंगे सोडियम, लेकिन हम इसको क्लोराइड नहीं बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरीन, क्या चीज, परमाणु। और नहीं तो अगर कहीं पे Cl2 लिखा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीन। क्लोरीन कहने का मतलब है क्लोरीन अणु पुकार रहा होगा, और अगर हमने क्लोरीन ऐसा Cl लिखा है तो इसका मतलब कि क्लोरीन के परमाणु को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अगर हमने एक क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डाल दिया और वो निगेटिव आ गया, अब वो हमारा नाम पुकारा जाएगा कौन सा, क्लोराइड। मतलब तीनों में अंतर है, Cl है तो क्लोरीन परमाणु, Cl2 है तो क्लोरीन अणु, और Cl- है क्लोराइड आयन होगा। मतलब माइनस वाले का नाम बदल जाते हैं लेकिन प्लस वाले का नाम में कोई परिवर्तन नहीं आता है। मतलब लिथियम का लिथियम ही होगा, बेरिलियम का बेरिलियम ही होगा, बोरान का बोरान ही होगा, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ही होगा, सोडियम का सोडियम, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम, कैल्शियम का कैल्शियम, और पोटेशियम का पोटेशियम, कैल्शियम का कैल्शियम, सिल्वर का सिल्वर,
कॉपर का कॉपर, जिंक का जिंक, फेरस का फेरस, निकिल का निकिल, कोबाल्ट का कोबाल्ट। मतलब जैसे धातु होंगे हम वैसे ही आयन में भी पुकारेंगे। लेकिन अगर ऋण आयन की हम बात करें तो उसके नाम में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए नाम हम क्लोरीन का ऋण आयन का नाम लिखेंगे, लेकिन धन आयन का नाम मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, ना मुझे लिखने की अभी जरूरत है। हम क्या करेंगे, ऋण आयन का नाम लिखेंगे, लेकिन धन आयन का भी नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि नाम धन आयन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और ऋण आयन में परिवर्तन आता है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ ऋण आयनों का नाम लिख रहा हूं वो मुझे क्या करना होगा, याद रखना पड़ेगा। देखिए माइनस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोराइड। और अगर हमने Br माइनस लिखा तो हम क्या लिखेंगे, बोरोमाइड। और अगर हमने I माइनस लिखा तो क्या लिखेंगे, आयोडाइड। और अगर हमने OH माइनस लिखा तो इसको बोलेंगे क्या चीज, हाइड्रोक्साइड। और अगर हम O डबल माइनस लिखे तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। और अगर हमने कहीं पे CO3 डबल माइनस लिख दिया तो इसको किसके नाम से जाना जाएगा, कार्बोनेट। और अगर कहीं हमने NO3 माइनस लिख दिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रेट। और अगर हमने कहीं पे S डबल माइनस लिखा तो इसको बोलेंगे सल्फाइड। और SO4 अगर हमने लिखा डबल माइनस तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फेट। और साथ ही में कहीं अगर लिख दिया हमको SO3 अगर माइनस तो इसका नाम बोला जाएगा सल्फाइट। और अगर कहीं पे हमको HSO4 सिंगल माइनस लिखा तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाईसल्फेट। ठीक। और अगर कहीं पे HCO3 माइनस बोला तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे, बाइकार्बोनेट। और अगर HSO3 माइनस बोला तो क्या बोलेंगे, बाइसल्फाइट। इस तरीके से हम ऋणायन के भी नाम क्या कर सकते हैं, पुकार सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या सीखना है कि देखिए किसी स्पीसीज पर अगर धन की संख्या उपस्थित है तो धन की संख्या को भी हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। और किसी स्पीसीज पर ऋण आयन उपस्थित है तो ऋण आयन की संख्या को भी हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। केवल किसी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है। अगर मान लो नहीं दिया है उसका एटॉमिक नंबर, आयन के फॉर्म में दिया है, तो हम उनकी आयनों की संख्या को ही संयोजकता क्या करेंगे, मानेंगे और उनको नंबर मान लेंगे। अगर जैसे यहाँ -2 है तो हम 2 मान लेंगे, यहाँ पे 1 है माइनस तो 1 मानेंगे, यहाँ पे SO4 पे डबल माइनस है तो उसे 2 मानेंगे, S डबल माइनस है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 2 संख्या केवल लिखेंगे। मतलब दिए गए स्पीसीजों पर जितने आयन आएंगे, चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, उनकी संख्या को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, आयन को हम संयोजकता के नाम से जानेंगे। ये हमारा क्या है, आयन हो गए। अब हम लिखेंगे क्या चीज, रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब मैं लिख रहा हूं रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखना। ठीक, रासायनिक समीकरण लिखे जाते कैसे हैं वो मुझे क्या करना है, जानना है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट में लिखता जा रहा हूं और समझने की कोशिश कीजिए। पहला पॉइंट, अगर कोई दिया गया नाम है परमाणु का तो मुझे उस नाम का पहले चिन्ह आना चाहिए, प्रतीक आना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि रासायनिक समीकरण लिखने का ही मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, या शाब्दिक समीकरण को प्रतीक के माध्यम से अगर कोई लिखा जा रहा है तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिए गए नाम का या शब्द का या परमाणु का पहले प्रतीक लिखेंगे। परमाणु
का क्या लिखते हैं, प्रतीक लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रतीक लिखेंगे। क्या हो गया है? देखिए, दिए गए परमाणु का सबसे पहले मुझे क्या लिखने आना चाहिए, प्रतीक लिखने आना चाहिए। उसके बाद अगर प्रतीक लिख लिए तो परमाणु का मुझे क्या लिखने आना चाहिए, परमाणु क्रमांक लिखेंगे। दूसरी बात, थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। और फोर्थ नंबर क्या लिखेंगे, इसकी संयोजकता लिखेंगे। लिखते हैं, मतलब क्या क्या प्राप्त कर लेंगे। अगर मेरे पास कोई शब्द लिखा हुआ है, उसका पहले आप लिखिए कि वो परमाणु, प्रतीक लिखिए उसका। उसके बाद उस परमाणु का क्या लिखिए, परमाणु क्रमांक लिखिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कीजिए। उसके बाद संयोजकता ज्ञात करने की कोशिश कीजिए। और अगर संयोजकता निकल गया तो संयोजकता को उसी तत्व के ऊपर लिखकर तिर्यक गुणा करते हैं। इस प्रकार मेरा रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा या यौगिक का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं। सोडियम को सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे देखिए, अब मुझे सोडियम का क्या लिखना है, सबसे पहले प्रतीक लिखना होगा। वो लगा है तो हम लिख देंगे सोडियम प्लस, क्या बोल रहा है, अब इसका किसके साथ कराने के लिए बोला है, ऑक्सीजन के साथ, तो हम वो लिखेंगे। ओ ना लिख करके क्या लिखेंगे, O2। कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको हम सिंगल नहीं लिखेंगे। जैसे H को हम लिखेंगे H2, O को लिखेंगे O2, N को लिखेंगे क्या चीज, N2, F को लिखेंगे F2 और Cl को लिखेंगे Cl2, I को लिखेंगे I2। ये कुछ एलिमेंट हैं जो डाइमर फॉर्म के रूप में आता है, मतलब सक्रिय होने की वजह से ये अपने आप से अभिक्रिया करके डाइमर बन जाता है, ताकि वो स्टेबल थोड़ा सा हो जाए। इसलिए हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, आयोडीन और क्लोरीन और ब्रोमीन को हम हमेशा किस फॉर्म में लिखेंगे, दो फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 2 लगा करके लिखेंगे। तो ऑक्सीजन ऑक्साइड का नाम लिया तो क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे और लिखेंगे अभिक्रिया की चिन्ह। ये हुआ। अभी मैंने एक केवल बोला, उसका प्रतीक लिखा है। और कहीं पे अगर 2 एलिमेंट आते हैं तो मुझे याद रखना होगा उसमें से हम एक एलिमेंट ही निकाल करके अभिक्रिया कराएंगे। अब दूसरी बात क्या बोला है, उसके परमाणु क्रमांक लिख लीजिए। तो हो गया कितना, 11, और फिर इसका दोनों में लिख दिया ये। और थर्ड में क्या बोल रहा हूं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे करने आना चाहिए। तो अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा करके आया हूं, तो इसको क्या लिखेंगे, 2, 8 और कितने 1, और इसको हम क्या लिखेंगे 2 और 6। इसको कितना लिखेंगे 2, क्यों, क्योंकि इसको कहां मुझे पहुंचाना है, मुझे पहुंचाना है 2, 2, 8 और 2, 8, 8 के कंडीशन में मुझे लेकर के जाना है। अब बताइए कि इसमें से संरचना ये सोडियम कौन आसानी से प्राप्त कर लेगा। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, नहीं तो मुझे 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो लेना ज्यादा आसान नहीं है, ज्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना आसान होगा। इसलिए मैं एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिया। इसका 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमें ले लूं कहां पहुंच जाएंगे, यहाँ पे, नहीं तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ पहुंचेंगे। अब दिक्कत ये है कि 6 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन लेना। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के मैं क्या कर सकता हूँ, 8 की स्थिति पे पहुंच सकता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन में लेन देन किया
उसी इलेक्ट्रॉनों को मैं अभी पीछे बोल करके आया हूं कि वो मेरा क्या होता है, संयोजकता होता है। तो हम इनकी संख्या को इस पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। दूसरा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा संयोजकता, 2 हो जाएगी। अब बोलिए, ये लिख दिया मैंने संयोजकता, रानी विन्यास कर दिया, अब फिर लिख दिया संयोजकता। उसके बाद में क्या बोले, संयोजकता को उसी तत्व के ऊपर लिखकर तिर्यक गुणा कर देंगे। तो मैं लिख दिया ऊपर। अब तिर्यक गुणा करने का मतलब यहाँ और यहाँ, तो क्या बन जाएंगे, Na2O। इस प्रकार दिए गए मेरे शब्द समीकरण का मैं प्रतीक के रूप में क्या कर दिया, लिख दिया। तो मेरा क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड का मेरा हो जाएगा Na2O। हाँ, मेरा अब इसको थोड़ा सा संतुलित करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, Na प्लस O2, और यहाँ पे क्या होगा, Na2। हाँ, ध्यान रखिए कि हमने अभी तक बात किया कि इस रासायनिक समीकरण में जो अभिक्रिया की चिन्ह लिखी गई है उसके पीछे अभिकारक होते हैं और इसके पीछे क्या होते हैं, उत्पाद। लेकिन ध्यान रखिए कि इस लाइन के इधर और उधर दोनों तरफ एलिमेंट बराबर रखने चाहिए, और जब तक बराबर ना हो तब तक हम संतुलित समीकरण नहीं कर सकते, या इन दोनों तरफ बराबर करने को ही संतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाता है। और ऐसा हम इसलिए करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी द्रव्य को न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। और संतुलित करने के लिए हम केवल और केवल अनुमान विधि का उपयोग करेंगे। हम बताएंगे समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। फिलहाल अभी हम रासायनिक समीकरण लिखना सीख रहे हैं, इसलिए हम रासायनिक समीकरण अभी लिखेंगे। अब बताइए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ऑक्सीजन मेरे क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन सोडियम इधर कितने हो जाएंगे, 4, और यहाँ पे कितने हैं, 1, इसलिए मुझे यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये दिया गया समीकरण हमारा क्या होगा, अब एग्जैक्ट माना जाएगा। हाँ, ये तो हुआ शब्द समीकरणों को लिखने का मेरा तरीका, जो जो मैंने बताया वो सारा हमने स्टेप इसमें दिखाया है। अब मान लो कि अगर कोई दिए गए प्रतीक न लिखा हो या दिया गया प्रतीक पहले से ही अवेलेबल हो, तो उसके अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे वाले से मुझे शिफ्ट हो जाने पड़ेंगे। मान लो ये भी दे दिया है, संयोजकता भी दे दिया है, तो संयोजकता को एक्सचेंज करके आसानी से लिख लेंगे। अधिकतर केसेस में मुझे यही से चलना पड़ेगा। ये तो मान लीजिए हिंदी लिखा है तो हम उसका लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में हम कहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे। मैं कुछ का लिख रहा हूं और कुछ ही का मैं लिखूंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, और इसके आगे की जो होंगे वो हम आगे बताएंगे। फिलहाल मैं अभी कुछ लिख रहा हूं। चलिए देखिए, जैसे मान लो मेरे पास पोटेशियम है, पोटेशियम है और सोडियम है और कैल्शियम है। इनको अगर मैं NO3 माइनस के साथ अभिक्रिया कराया तो ये बनेंगे क्या, देखिए पहले मैं एक के लेके चल रहा हूं और ये हमारा क्या है, NO3 माइनस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, KNO3। हाँ चलिए, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे, जितने भी यौगिक बनेंगे उसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे। और रासायनिक समीकरण जो भी लिखना हमने इसमें सीखा है, इसके अगले वाले में और रासायनिक समीकरण लिखना सीखेंगे और समीकरण को संतुलित भी करेंगे, और ढेर सारे हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भी पढ़ेंगे। जो भी इसमें टॉपिक बच रहा है हम उसमें पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो भी यौगिक लिख करके आएंगे सूत्र, उसका हम नाम लिखना भी सिखाएंगे कि दिए गए यौगिकों को नाम कैसे पुकारे जाते हैं। जय हिंद,